हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे हम अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। यहाँ पे बात करिए कि जो हमारे एनालिटिकल इंजन है, इसको किसने इन्वेंट किया है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा एनालिटिकल इंजन है, इसकी आप हिस्ट्री के जो हमारा लेक्चर नंबर शायद सेकंड है उसमें चेक करना, वहाँ पे भी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि जो हमारा एनालिटिकल इंजन था, इससे पहले क्या बनाया गया था, डिफरेंस इंजन बनाया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जो डिफरेंस इंजन आता है, ठीक है, डिफरेंस इंजन भी किसने बनाया था, हमारे जो फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज, इन्होंने बनाया था। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने एक मशीन बनाई जो कौन सी थी, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, और ये भी क्या था, किसके द्वारा बनाया गया था, जो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज, इनके द्वारा बनाया गया था। और जो एनालिटिकल इंजन है, के बारे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सिस्टम था जिसकी वजह से ही जो चार्ल्स बेबेज है उनको फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा दिया गया था। तो वो कौन सा सिस्टम आता है, हमारा एनालिटिकल इंजन। तो यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन के साथ हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस हो गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। जैसे यहाँ पे एनालिटिकल इंजन दुनिया के पहले विशेष प्रयोजन वाले मैकेनिकल कंप्यूटर के लिए जाना जाता है और आधुनिक कंप्यूटर के लिए ब्लूप्रिंट सेट करता है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में क्या है कि जो हमारे आजकल मॉडर्न सिस्टम है उनका एक ब्लूप्रिंट, एक तरीके से कैसे वो सिस्टम काम करते हैं उसका बिहेवियर चेक करने के लिए हम स्टार्टिंग में हमने कौन सा जो सिस्टम था उसको यूज किया था, तो वो हमारा एनालिटिकल इंजन हुआ करता था। ठीक है, अब ये एक्चुअल में कौन से सन के बीच में बना है, तो देखा जाए तो 1834 और 1846 के बीच में जो हमारे चार्ल्स बेबेज जी थे, इनके द्वारा क्या किया गया था, इसको डिजाइन बनाया गया था। ठीक है, तो ये ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर। अब मेमोरी यूनिट का पर्पस ही क्या होगा कंप्यूटर में, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्वियसली डाटा को स्टोर करना है ना, क्योंकि मेमोरी का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, हम मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है इसमें। तो वही लिखा है कि पर्पस क्या है मेमोरी यूनिट का, कि डाटा को स्टोर करना। ठीक है, मेमोरी हमारी कितने टाइप की होती है, एक हमारी आती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर मेनली कौन कौन से आते हैं, एक आता है हमारे पास रैम आता है, दूसरा कौन सा आता है, रोम। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि रैम और रोम कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ये हमारी प्राइमरी स्टोरेज के अंदर आते हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हम कौन कौन से डिस्कस करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में हम पढ़ते हैं जैसे हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, इसके अलावा सॉलिड स्टेट ड्राइव आती है, इसके अलावा जितनी हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज आती है, ऑप्टिकल स्टोरेज में कौन कौन सी आती हैं, सीडी आ गई, डीवीडी आ गई, है ना। तो ये सारी की सारी जो परमानेंटली डाटा स्टोर करती हैं वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज की कैटेगरी के अंडर आती हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण फंक्शन है, जहाँ पे डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, है ना। डाटा और यहाँ पे जानकारी लिखी है, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन। और उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ऑब्वियसली बाइनरी फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं, 0101 की फॉर्म में, है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे देखो लिखा है कि जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है वो टू टाइप्स में हम इनको आगे बाइफरकेट करते हैं। फर्स्ट आती है हमारी प्राइमरी और सेकंड आती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, या फिर प्राथमिक मेमोरी, और या फिर द्वितीय मेमोरी, है ना, हिंदी में अगर बोले तो। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी पिंस आर देयर इन SIMM। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो हमारा सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट की बार पूछी जाती है कि सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है, सिम की फुल फॉर्म। तो इसमें बोला है कि कितने इसमें पिंस होते हैं। तो यहाँ जो हमारे सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है, इसमें 32 से लेकर 72 पिंस तक, मतलब मेनली इस रेंज के अंडर वो पिंस आती है। अब पिन इन द सेंस जो हमारे पास एक्चुअली में ऐसे रैम होती है ना, तो आप कभी देखना जो हमारी रैम होती है उसमें कुछ ऐसे करके पिंस लगी होती हैं, है ना। तो वो पिंस एक्चुअली में पूछी थी, वो पिंस कितनी होती हैं, तो वो वेरी करती है, या तो 32 से लेके 72 तक वो हमारी पिंस होती हैं। ठीक है, ऐसे करके वो पूछा है सिम का। ठीक है, सिम भी एक हमारी एक टाइप की क्या आती है, मेमोरी मॉड्यूल के कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, सिम क्या, एक सिम के अलावा एक और आता है डिम करके। ठीक है, डिम की फुल फॉर्म क्या आती है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, बस डी से डुअल याद रखना है आपको, डुअल, और बाकी तो सेम रहता है, इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अब इसमें क्या होता है डुअल में, कि एक तो फ्रंट साइड तो आपको दिखेगा ही ऐसे ऐसे करके लाइन, और इसके बैक साइड भी ऐसे ऐसे करके लाइन वहां पे लगी होती है। तो बस ये डिफरेंस होता है सिम और डिम में। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि सिम एक मेमोरी मॉड्यूल है जिसमें पिन एक साथ छोटे सर्किट बोर्ड या एक से अधिक कई रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं ना, रैम चिप्स में होते हैं, जो कंप्यूटर मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। सिम आमतौर पर कंप्यूटर के लिए 32 पिन के साथ आते हैं, जिनके लिए 72 पिन कनेक्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑब्वियसली 32 पिन होती हैं, तो जो कनेक्टर मेनली इनको कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं वो 72 पिन का होता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। अब मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो मेमोरी लिखा है, जैसे मेमोरी टेम्परेरी होती है, स्टोरेज क्या होती है, हमारी परमानेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी मेमोरी होती है वो टेम्परेरी होती है, पर जो स्टोरेज होती है वो परमानेंट होती है। अब मेमोरी, ये कौन सी मेमोरी की बात कर रहे हैं, मेनली जो हमारी रैम की बात कर रहा है, और स्टोरेज इन द सेंस जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज की अंदर आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ डिवाइस दैट परफॉर्म एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन ऑन द इंटरनेट। अब ये हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया है कि जो हमारा मॉडेम होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है, वो क्या करता है, जो डिजिटल डाटा है या फिर डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और जो एक दूसरा हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक मॉडेम पढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें हम प्रोसेस पढ़ते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉडेम ये दोनों के दोनों प्रोसेस परफॉर्म करता है। अब मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो भी कोई डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, मान लो ये आपकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, आपकी एनालॉग इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। और जो मॉडेम, अब ये किस साइड पे होता है, जब हम सेंडर की बात करते हैं, सेंडर का क्या होता है, डिजिटल डाटा होता है, इसको ये कन्वर्ट कर देता है, एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और जब रिसीवर की बात करते हैं, तो रिसीवर में क्या होता है, रिसीवर के पास ऐसे सिग्नल जा रहा होता है, एनालॉग सिग्नल जा रहा होता है, और रिसीवर में जो मॉडेम लगा होता है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे रिसीवर के लिए मॉडेम लगा है, तो वो क्या करता है, इस डाटा को फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये काम करता है हमारा मॉडेम। ठीक है, केवल इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है मॉडेम की, तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मॉडेम क्या है, यहाँ पे इसको मैं इरेज करके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, कि जो हमारा मॉडेम है, इसको क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। ये क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी डिजिटल सूचना है या फिर कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन है, उसको मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है। वो लिखा है मैंने कि कोई कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन है, इसको वो एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। और जो एनालॉग प्रारूप होता है, वो क्या करती है, इस सिग्नल, मतलब ऑब्वियसली जो सिग्नल होता है इसको क्या करते हैं, जो एनालॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और जो डीमॉड्यूलेट प्रोसेस होती है वो क्या करता है कि जो भी एनालॉग सिग्नल आता है उसको वो डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देती है। तो बेसिकली ये इसका काम है, जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो डिसएडवांटेज है हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट की। फर्स्ट लिखा है इंस्टेंट कम्युनिकेशन। अब ये तो डिसएडवांटेज नहीं, ये तो क्या एडवांटेज है कि हम इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकंड लिखा है मेक एडिक्टिव, है ना, तो ये देखो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ही है इसकी, कि ये क्या है, एक तरीके से एक मतलब एडिक्टिव इन नेचर होती है जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। तो इनकी वजह से आप देखना कई बार आजकल तो जितने भी हमारे पे डिप्रेशन एंग्जाइटी वगैरह के जितने भी मैक्सिमम जो केसेस आते हैं, वो जितने भी हम बोलते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह, तो वो काफ़ी मतलब खुश दिखते हैं, पर एक्चुअल में देखा जाए तो उनकी जो मानसिक स्थिति होती है कि बार वो उतनी हैप्पी नहीं होती है। तो वो भी क्यों होता है, क्योंकि उन लोग, मान लो किसी पर्सन को एक टाइम पे 100 लाइक्स आ रहे हैं और नेक्स्ट टाइम पे अगर उसको 20 लाइक्स आएंगे, तब भी इन द सेंस उसका साइकोलॉजिकली क्या होगा, वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से उसकी एनजाइटी लेवल क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या है, एक्चुअल में डिसएडवांटेज ही है किसकी, सोशल नेटवर्किंग साइट की। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर। जो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं, ये मेनली क्यों यूज की जाती हैं। तो ऑब्वियसली मैंने पहले डिस्कस किया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम ही क्या करती है, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, अगर मुझे कोई फोटो चेक करनी है, तो फोटो के लिए क्या होगा, एक ऑब्वियसली गैलरी की एप्लीकेशन होगी। अब गैलरी की एप्लीकेशन में मेनली क्या काम हमें पता होगा, मेनली हम सारी सारी फोटोज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ वीडियो की, अगर मुझे कोई वीडियो प्ले करनी है, तो वीडियो के लिए मैं देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन से वीडियो प्लेयर की एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे मोस्ट पॉपुलर एम एक्स प्लेयर आता है, ठीक है, एम एक्स प्लेयर आ गया, फिर कंप्यूटर में चलती है वी एल एस प्लेयर चलता है करके, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वीडियो प्लेयर है। तो हमें पता है कि जब हम इनको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कौन सी फाइल्स हमें मिलेंगी या फिर कौन सी फाइल ओपन होगी, यहाँ पे सिर्फ जो वीडियो के रिगार्डिंग हमारी या फिर मल्टीमीडिया के रिगार्डिंग जो हमारी फाइल्स होंगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करती है, सिंपली मेनली कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम उनको क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी यूजर को मदद करने के लिए डेवलप किया जाता है, और ये केवल एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है ना। तो वही चीज़ है जो मैंने आपको डिस्कस करके अभी बता दी। हार्ड डिस्क वर्क ऑन द प्रिंसिपल, और जो हमारे हार्ड डिस्क होती है वो कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। तो ऑप्शन देख लो पहले, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसके अलावा दे रखा होगा इन्होंने लेजर फील्ड, और फोर्थ देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो किस मैकेनिज्म पे वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, आपको क्या करना है, इसको नोट करके लिख लेना है कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है ना। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कैशे मेमोरी की, ठीक है, कैशे मेमोरी करता है रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी के ऊपर, ठीक है, रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी, ठीक है, लोकेलिटी या फिर इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी के ऊपर वर्क करता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके अलावा कैशे के पूछे जाते हैं कि कैशे के कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, राइट बैक, राइट थ्रू, ऐसे करके कुछ इसके प्रिंसिपल्स होते हैं कैशे मेमोरी के। और कैशे मेमोरी में कितने लेवल होते हैं, 3 टाइप्स के लेवल होते हैं, कौन कौन से, L1, L2 और L3। ये हमने पीछे लेक्चर्स में हमने क्या किया, इन क्वेश्चन के साथ इनको क्या किया था, डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। हार्ड डिस्क क्या होती है, 99 mm व्यास वाली, ठीक है, मतलब जो 99 mm व्यास मतलब डायमीटर की एक डिस्क होती है, जिसे एक पार्श्व पर विद्युत चुंबकीय कणों पर परत चढ़ी होती है। मतलब वही है कि मैग्नेटाइज्ड एक तरीके से क्या होती है, लेयर होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को रीड करते हैं फिर राइट करते हैं। किसकी हेल्प से, हमने पढ़ा था, आपको नीचे कमेंट करके बताना कि किसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा को या तो रीड करवाते हैं या फिर उसको राइट करवाते हैं। ठीक है, तो रीड राइट एक्चुअल में होता है, यहाँ बता देता हूँ, रीड राइट हेड होता है जिसकी हेल्प से हम ये सारी चीजें करवाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द डेल की डिलीट्स द करेक्टर। जो हमारी डेल की होती है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि एक आती है डेल और एक आती है हमारी बैक स्पेस। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डेल की क्या करती है, ये जो राइट हैंड साइड का, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डेल की यहाँ पे है, इसको मैं थोड़ा रेड ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा जो कर्सर अभी यहाँ पे है, तो जब मैं डिलीट की प्रेस करूंगा तो ये इस करेक्टर को डिलीट कर देगा, ऐसे करके सी को डिलीट कर देगा। फिर से डेल की प्रेस करूंगा तो यू को डिलीट कर देगा। अब देखो हो क्या रहा है, ये अपने राइट हैंड साइड के एक एक करेक्टर को डिलीट कर रहा है। पर अगर वही चीज मैं बात करूं, मान लो यहाँ पे मेरा कर्सर है और मैं बैक स्पेस यूज कर रहा हूँ, तो बैक स्पेस क्या करता है, अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले करेक्टर को रिमूव करता है। मान लो मैंने फर्स्ट टाइम पे बैक स्पेस प्रेस किया तो ई डिलीट हो जाएगा, उसके बाद एच डिलीट हो जाएगा, ऐसे करके वो क्या करेगा, वन बाय वन डिलीट करता जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेल की और बैक स्पेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रॉम द राइट ऑफ द कर्सर, कि राइट हैंड साइड के जो करेक्टर हैं उनको डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं डेल की का। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है कि कीबोर्ड में डिलीट का उपयोग, क्या लिखा है इन्होंने, टेक्स्ट करेक्टर को कर्सर के दाएं ओर से डिलीट करने के लिए किया जाता है। जो मैंने आपको समझाया बस वही लिखा है इन्होंने। तुरंत हाईलाइट टेक्स्ट से, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि ऐसे ये हाईलाइट मैंने यहाँ पे किया था, तो इसके जो भी राइट हैंड साइड होंगे उनको ये क्या करेगा, डिलीट करने का काम करेगा। ये बस वही चीज इन्होंने भी यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ। जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ये किसका एग्जांपल होता है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। डॉट मैट्रिक्स किसका एग्जांपल होता है, हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम टाइप्स ऑफ प्रिंटर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम मेनली पढ़ते हैं कि हमारे पास जो प्रिंटर आते हैं, एक आता है इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं और दूसरे आते हैं नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, NI लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉन इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट के अंदर हमने कौन कौन से पढ़े थे, एक तो हमने पढ़ा था डॉट मैट्रिक्स, जो भी यहाँ पे पूछा गया है। डॉट मैट्रिक्स के अलावा हमने पढ़ा था डेजी व्हील आता है एक, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील आता है ना। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ड्रम प्रिंटर आता है, ठीक है, ड्रम प्रिंटर आता है, ठीक है, इसके अलावा लाइन आता है, ठीक है। तो वो अलग अलग हमने क्या की, कैटेगरी वाइज इनको बाइफ्रिकेट भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है कि डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील में ये चीज पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को ही प्रिंट कर सकता था। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे उससे कोई इमेज तैयार करने, मान लो मुझे उससे पहाड़ बनाने हो, तो वो पहाड़ प्रिंट नहीं कर सकता था, तो वो कौन सा प्रिंटर होता था, हमारा डेजी व्हील। ठीक है, कि डेजी व्हील सिर्फ और सिर्फ जैसे मैं ABCD लिखूं, इसको तो वो प्रिंट कर देगा, पर इसको मैं बोलूं कि तू इन्हें पहाड़ बनाने हैं, तो वो पहाड़ नहीं बना सकता है। ठीक है, तो ये इसकी डेजी व्हील की खामी थी। तो इसकी खामी की वजह से नया प्रिंटर कौन सा बना था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बना था। तो ये हम जब हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस होती हैं। तभी क्वेश्चन की डिमांड थी तो मैंने आपको ये चीज बता दी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे बोला है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है। अब आपको मुझे ये नीचे कमेंट करके बताना है कि इनमें से बताओ आप प्राइमरी डिवाइस कौन सी है। तो हमने दो पढ़े थे, उनमें से एक यहाँ पे राइट आंसर है, तो आपको इसको नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, यहाँ पे इसकी कोई थ्योरी वगैरह आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको इसका आंसर मुझे एज इट इज बताने की, प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, आपको वो मुझे नीचे कमेंट करना है, और वो दोनों प्राइमरी मतलब जितने भी हैं वो आपको नीचे मुझे टाइप करके बताना है, कमेंट करके बतानी है नीचे। नेक्स्ट आता है, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट आंसर सिंपली क्या होगा, प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। अब आपको ये बताना है कि हमारे प्रिंटर होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बस आपको ये बताना है कि जो हमारे प्रिंटर होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द एक्सपेंशन ऑफ रोम। ये जो हमारी रोम होती है इसकी एक्सपेंशन क्या होती है। रोम की फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग अ न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम मुझे फिक्स करनी हो या फिर कोई एक नया सिस्टम इंस्टॉल करना हो, ऑब्वियसली जब हम कोई पैच वगैरह या फिर कोई अपडेट वगैरह वो करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो अपडेट होने के बाद वो क्या मांगता है, रीस्टार्ट मांगता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, एक बार जैसे कोई चीज़ पढ़ते हो आप उसको अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है, अगर हिंदी में देखें तो कंप्यूटर में किसी समस्या को ठीक करने के बाद या किसी नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद क्या करना चाहिए ना, उसको ऑब्वियसली रीस्टार्ट करना चाहिए सिस्टम को। ठीक है, ताकि वो पूरे की पूरी एप्लीकेशन को क्या कर सके, एक तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे या कोई प्रोग्राम रुक जाता है या किसी समस्या को ठीक कर दिया हो या फिर किसी नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया गया हो, तो कंप्यूटर को क्या करना चाहिए, आपको रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। रीस्टार्ट करने से क्रैश मेमोरी डिलीट हो जाती है। ठीक है, जो कैश मेमोरी होती है वो क्या होती है, हमारी डिलीट हो जाती है, जिससे क्या होता है, कंप्यूटर के सारे एप्लीकेशन और प्रोग्राम सही तरीके से कार्य करने लगते हैं। ठीक है, कई बार होते हैं कि हमारा सिस्टम जैसे हैंग लग पड़ता है मारने, तो उस टाइम में हमें सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, जो कैश मेमोरी में एक्स्ट्रा कंटेंट होता है जो काम के नहीं होते, इररिलेवेंट कंटेंट होता है, वो डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डाटा ऑन द हार्ड ड्राइव। अगर मुझे डाटा पूरा पूरा डिलीट करना हो हमारे हार्ड ड्राइव के ऊपर, तो हम उसको क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस किया था, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने थ्योरी में लिखा है कि फॉर्मेटिंग वो प्रक्रिया है जिससे किसी भी स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव का पूरा डाटा क्या किया जाता है, मिटा दिया जाता है। स्टोरेज डिवाइस बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। ठीक है, बस वही चीज इन्होंने लिखी है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जैसे हमने सिम का पढ़ा था, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, वैसे डिम का पूछा गया है कि जो हमारे डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है उसमें एक्चुअल में कितनी पिन्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी होती हैं, डिम में 168 पिन्स होती हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है कि डिम में कितनी होती है, 168, और सिम में कितनी हमने पढ़ी थी, 32 से लेके 72 की रेंज के अंदर हमने पढ़ी थी। ठीक है, 32 पिन्स एक्चुअल में होती है, और 72 पिन का क्या होता है, कनेक्टर, उसको अटैच करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा डिम की थ्योरी है वो देख लो। यहाँ पे डिम क्या है, 168 पिन की होती है। डिम का पूरा यहाँ पे देखो वो लिखा है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है, क्योंकि ये देखो ये सारे क्वेश्चन एक एक लाइन में इंपॉर्टेंट है ये सारे। ये रैम का एक प्रकार है। डिम दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है हमारा 168 पिन का, जिसको हम सिंपली बोलते हैं एस डी रैम बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास DDR SD रैम। वो कितने का होता है, हमारा 184 पिन का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाटा है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच इज द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो हमारा एडवैक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ी सी एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पे, विच इज द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने फर्स्ट बोला था, जनरल पर्पस कौन सा था, जो हमारा ENIAC था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ENIAC का देख लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा है उन्होंने, कि ENIAC हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर होता था। ठीक है, इसके अलावा ENIAC से पहले भी हमने अगर थ्योरी में डिस्कस किया है, हमने जब थ्योरी पढ़ी थी हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 जो हमने देखा था, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि इससे पहले भी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं वो बन चुके थे। ठीक है, आपको अगर बाई ऑप्शन देखें तो ENIAC यहाँ पे सबसे पहले बना था, तो यहाँ पे इन्होंने ENIAC यहाँ पे राइट आंसर लगा दिया है। और इससे पहले भी हमारे जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर थे वो बने थे। ठीक है, और कई बार पूछा जाता है कि जो हमारा ऐसा कौन सा जो जो आजकल हम यूज़ करते हैं मेमोरी मॉड्यूल टेक्निक, या सिंपली बोल रहे हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, उसी कंप्यूटर में उसका डाटा भी स्टोर होगा और साथ ही साथ उसके प्रोग्राम भी स्टोर होंगे।
डाटा और प्रोग्राम को जो एक्चुअली में मेमोरी में स्टोर करना, ये कंसेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन वॉन न्यूमन ने। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारा कंप्यूटर, जो आजकल जितने मॉडर्न कंप्यूटर हैं, उसमें क्या होता है, डाटा और प्रोग्राम हमारे मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। तो एक्चुअली में वो किसका आइडिया था? वो था हमारे जॉन वॉन न्यूमन का। तो इसी आइडिया के बाद क्या थे, मल्टीपल जो हमारे कंप्यूटर वगैरह वो आने स्टार्ट हो गए थे। तो इन जनरल अगर इन्होंने पूछा है बाय ऑप्शन, तो वहाँ पे ENIAC हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ENIAC की फुल फॉर्म पूछी जाती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर, है ना। ये दुनिया का पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, इससे पहले भी था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इन्होंने ऑप्शन दे रखा है तो उन्होंने यहाँ पे इसकी बात करी है। ये एक पूर्ण ट्यूरिंग वाला, ठीक है, ये एक्चुअल में जो एलन ट्यूरिंग थे, उसका कंसेप्ट पूरा का पूरा पूरी तरह से फॉलो करता था, तभी बोला इसने कि एक पूर्ण ट्यूरिंग वाला डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, तो इसमें बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे बोला कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि चार्ल्स बेबेज क्या है फादर ऑफ कंप्यूटर, और कौन सी कंप्यूटर की वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला था, तो एनालिटिकल इंजन जो उन्होंने बनाया था उसकी वजह से। ठीक है, एनालिटिकल इंजन बनाया था उसकी वजह से क्या था, इनको दर्जा दिया गया था चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट। कि जो हमारे पास पैरेलल पोर्ट, अब एक्चुअल में कई बच्चों को समझ नहीं आता कि सीरियल और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, मान लो आपके पास कुछ ऐसे करके एक मेमोरी है, और दूसरी मेमोरी आपकी कुछ इस तरीके से मेमोरी है। ठीक है, अब देखो कुछ मेमोरी में यहाँ पे डाटा लिखा है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे डाटा लिखा है 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं सीरियल। अब सीरियल में होगा क्या कि डाटा एक एक करके जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेमोरी भी ऐसे करके यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो डाटा पहले रिसीव होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या होगा, 1 बाय 1 वो डाटा सेंड हो रहा होगा। जब हम पैरेलल की बात करते हैं, उसमें एक ही टाइम पे, अब देखो इसमें पहले फर्स्ट जाएगा, फिर सेकंड जाएगा, फिर थर्ड जाएगा, फिर फोर्थ जाएगा। और जब हम पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 लिखा है, सामने भी अगर ये डाटा सेंड करें तो एक टाइम पे 1 2 3 4 सभी डाटा को एक साथ सेंड कर सकता है वो। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं पैरेलल। तो बस यहाँ पे ये चीज पूछा था कि हाउ डज पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर ऑफ बाइट, कि जो हमारा पैरेलल पोर्ट है वो बाइट को कैसे ट्रांसफर करेगा। अब देखो पैरेलल पोर्ट में देखो एक साथ ही कितने, अब बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बिट होते हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 बिट ले रखे थे, तो आपको चार और ऐड कर लेना है, 4 5 6 7 8, है ना। तो ऐसे करके अगर ये पैरेलल पोर्ट में होगा तो ऑब्वियसली जब ये डाटा सेंड करेगा तो एक ही टाइम पे कितने कितने बिट सेंड कर देगा, आठों के आठों बिट सेंड कर देगा। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली जिसको बाइट का मतलब पता होगा वो समझ जाएगा कि पैरेलल पोर्ट में अगर सारा डाटा एक साथ ही जाता है तो बाइट का मतलब कितना है, 8 बिट। तो 8 बिट का मतलब आठों के आठों बिट एक साथ ही ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 8 बिट्स एट अ टाइम, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देख इंफॉर्मेशन पढ़ लें थोड़ी सी, तो लिखा है यहाँ पे कि पैरेलल पोर्ट एक बाहरी इंटरफेस है, इसका उपयोग पेरिफेरल डिवाइस जैसे कौन कौन से, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, ये मेनली जो हमारे प्रिंटर होते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पैरेलल पोर्ट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो हमारे प्रिंटर्स में यूज़ किया जाता है, और बाहरी भंडारण उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। वर्तमान में इसके स्थान पर यूएसबी का हम मेनली यूज़ करने लग पड़े हैं। पर जो अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो पैरेलल पोर्ट या फिर कम से कम एक सिंगल पोर्ट होता है। ठीक है, अब पैरेलल पोर्ट एक्चुअल में फास्ट होता है, पर आजकल हम क्या यूज़ करने लग पड़े हैं, यूएसबी का यूज़ करने लग पड़े हैं, कि आज जितने भी प्रिंटर आप देखोगे ना, उसमें सिंपली यूएसबी ही हमें देखने को मिलता है। पर जब हम पुराने की बात करते हैं, तो पुराने में जो प्रिंटर वगैरह होते थे, कि आपको जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इन जनरल पूछेंगे, तो इन जनरल जो हमारे प्रिंटर होते हैं, वो हमारे वहाँ पे ऑप्शन में कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे प्रिंटर होते हैं उसमें सीरियल पोर्ट लगा होता है कि पैरेलल पोर्ट लगा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ एग्जाम में पूछी गई है, तभी मैंने आपको क्या किया, इसको हाईलाइट करवा दिया गया है कि प्रिंटर में क्या होता है, हमेशा पैरेलल पोर्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करके रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आज का हम ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट टू सीपीयू। ठीक है, इंटरनल पावर सप्लाई कौन सी होती है, एसएमपीएस। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जैसे यहाँ पे भी लिखी है इन्होंने, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई की होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाटा है। ठीक है, यूपीएस की पूछी जाती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, ये भी कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर यहाँ पे लिखा था कि इंटरनल पावर सप्लाई। अब इंटरनल इन द सेंस कि जो मदरबोर्ड या फिर जो उसके सिस्टम के अंदर के जो पार्ट्स हैं या फिर कंपोनेंट्स हैं, है ना, तो उन पे जो डाटा भेजता है, वो डाटा कौन भेजता है, वो भेजता है एसएमपीएस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा जो मदरबोर्ड है, अगर उसको 5 वोल्ट की बिजली चाहिए, ठीक है, या फिर सिंपली बोले 5 वोल्ट का उसको करंट चाहिए, तो वो 5 वोल्ट क्या हमें पता है, हमारे
जो सिस्टम है उसमें तो 220 वोल्ट का आता है, जो जो हमारे घर में जो बिजली आती है वो इतने वोल्ट की आती है, पर इससे उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एसएमपीएस कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, वो क्या करता है 220 वोल्ट में से देख लेता है कि सिर्फ अभी इतने की रिक्वायरमेंट, 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है मदरबोर्ड का, तो उसको 5 वोल्ट भेज देगा। इसके अलावा मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर को मान लो कि 100 वोल्ट की रिक्वायरमेंट, तो मॉनिटर के पास इतनी बिजली भेज देगा। तो जितने भी चीज़ें हैं वो कौन हैंडल करने का काम करता है कि बिजली कितनी किस किस को भेजनी है, वो एसएमपीएस डिसाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी नीचे डाउट या कुछ भी क्वेरी आती है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।